नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हम इस वक्त पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जो कि गंगा और यमुना के दोआब के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सियासी लहर पैदा करने के लिए अलग अलग सियासी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस बार यहाँ मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ मुकाबला जाट वर्सेस जाट का है। और बातचीत के लिए बीजेपी से हमारे साथ संजीव बालियान जी हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और यहाँ से वो सिटिंग एमपी भी हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बहुत स्वागत है संजीव बालियान जी आपका न्यूज़ 18। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यही कि मुजफ्फरनगर सीट एक ऐसी है, इसके लिए कहा जाता है यहाँ जीत की कभी हैट्रिक नहीं लगती। आप इसको बदल पाएंगे क्या? पक्का 100%। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, ना मैं आंकड़े देखता। पिछली बार मेरे सामने पूरा महागठबंधन था, सभी पार्टियां एक साथ थी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, बसपा और सपा। उसके बाद भी मुजफ्फरनगर जनपद की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था। अब तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है, बसपा अलग लड़ रही है, तो कहीं कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। अच्छा, कामकाज की बात करें तो आप जनता के बीच में क्या ले जाएंगे? ये भरोसा जो आपका है कि हम अंधविश्वास पे नहीं जाते, विकास और काम की आप बात करते हैं, तो उसका आधार क्या है? कुछ काम बताइए जनता को। आप दिल्ली से आई हैं? दिल्ली से मेरठ आने में 1 घंटा लगा होगा, तकरीबन 40-45 मिनट। 40-45 मिनट। पहले आती 4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। फिर आप खतौली पहुंची हैं जी। खतौली से आप कटली आई हैं, कितना समय लगा खतौली से कटली आने में? 15 मिनट। 15 मिनट। कैसी सड़क थी? दिल्ली जैसी है कि नहीं है? पहले आपको यहाँ से खतौली से आने में भी 1 घंटा लगता था, गांव वाले से पूछ लेना। ये विकास है कि जब आप दिल्ली से इतनी जल्दी पहुँचते हैं, ये विकास है। आप बिजली ये थी अभी आई हुई थी, जब मैं सांसद बना 4 घंटे आती थी, आज 18 घंटे आती है। वो कोई एक दिन में नहीं आई। जितने बिजली घर 65 साल में जनपद में बने थे, उससे ज़्यादा बिजली घर 10 साल में बने हैं। फीडर सेपरेशन, लाइन के ट्रांसमिशन सब बदलवाया, तो 18 घंटे आज ग्रामीण क्षेत्र में और 24 घंटे शहर में बिजली आती है। माननीय मोदी जी के काम, माननीय योगी जी के काम और थोड़े बहुत जो मैंने यहाँ किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में। ये तो काम की बात रही, लेकिन जब चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं तो राजनीतिक और जातिगत समीकरण भी बहुत अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ पर जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बिठा रही है। आपके पास क्या तोड़ है इसका? मेरा कोई कम्बिनेशन नहीं है। मैं जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ। कोई एक जाति किसी को कोई राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकती। सर्व समाज को साथ लेकर चलना यही राजनीति है। किसी एक जाति से कभी कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता, सांसद बनना दूर की बात है। मेरे साथ सर्व समाज है, हर जाति हर धर्म की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। 2019 में आपने आरएलडी चीफ को हरा दिया था, हालांकि मार्जिन कम था, लेकिन आपने चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। इस बार तो जयंत चौधरी आरएलडी दोनों आपके साथ हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इस बार क्या मैजिक करेगा? ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी के आपको कार्यकर्ता मिलेंगे गांव में, या तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे या राष्ट्रीय लोकदल के। अब जो दोनों दल मिल गए तो किसी दल का कार्यकर्ता कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगा। ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश साफ है, आप ये कह सकती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं पछुआ हवा, पश्चिम हवा चलती है, पहला फेज है हमारा, ये हवा चलेगी। ये फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, किसान के लिए सबसे बढ़िया होती है पछुआ हवा। इसमें कीड़े मकोड़े सब मर जाओ, तो यह पछुआ हवा चलेगी, सब खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपने किसानों की बात की है, तो जयंत चौधरी ने मन से ये भी कह दिया आपकी बार 400 पार, और ये भी कह दिया कि हम आए तो गन्ने का समर्थन मूल्य 400 पार होना चाहिए। हम तो पहले से कहते आए हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए। मैं अपनी सरकार में, अपने सिस्टम में हमेशा किसान की बात की है। किसान हैं, गाँव में रहते हैं, तो किसान की बात है, 400 पार होना ही चाहिए। अगर कुछ तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 विपक्ष के पास हैं। मुकाबला टफ नहीं है? जी नहीं, मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 हैं, मेरे जिले में 6 हैं। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं, 5 में से 2 विपक्ष के पास हैं। अब 3 हमारे पास है, चूँकि 2 लोकदल के पास थी, एक भारतीय जनता पार्टी के। विक्रम सैनी जी यहीं उपचुनाव हुआ था तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, मेरे साथ ही बैठे मेरे भाई, नहीं तो ये भी विधायक थे। तो मूल रूप से तो हमारे पास 2 थी। उस हिसाब से तो वो अलग बात है कि इन्हें सजा होगी एक ऐसे केस में जिसका जिक्र क्या करूं। तो 2 हमारे पास थी, 1 लोकदल के, 2 सपा के पास। तो अब हमारे पास अभी भी 3 विधानसभा हमारे पास हैं। और विधानसभा चुनाव और लोकसभा अलग होते हैं, अलग मिजाज है, उसमें बहुत सी पार्टियां होती हैं। ये अलग, यहाँ मोदी जी का चुनाव, मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है। मैं अपने काम की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता। जब मोदी जी का चेहरा आता है तो फिर सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इस बार फिर से 2 लड़के साथ साथ हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप? पिछली बार से ज़्यादा दुर्गति होगी इनकी, चुनाव में नहीं लड़ पा रहा। केरल जाने की जरूरत है, पारिवारिक सीट है मीठी,
अमेठी छूट गई, रायबरेली माता जी राज्यसभा चली गई। इतना जिस नेता में ये कॉन्फिडेंस भी ना हो कि मैं खुद चुनाव लड़ सकता हूँ, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का देखिए 5-7-8 टिकट तो घर में दे दिए अखिलेश यादव ने अपने परिवार में। बिजनौर देखो, विधायक के बेटे को सांसद का टिकट। यहाँ देखो, विधायक के पिताजी को सांसद का टिकट। इनका बस चले तो गांव के प्रधान भी है समाजवादी पार्टी वाले, अपने परिवारों से बना दे, ये किसी का नंबर नहीं आने दे। ये तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार, पार्टी नहीं कहूँगा तो गिरोह कहूँगा। परिवार इकट्ठे हुए हैं, उन्हें लूटा है जनता को, तो इन्हें परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मायावती जी अलग से चुनावी मैदान में, आपको लगता है एनडीए को इसका फायदा होगा? क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है कि जब बहन जी मैदान में आती हैं तो जानबूझकर आती हैं, कैंडिडेट या तो खड़े नहीं करती, नहीं तो वोट बढ़ जाता है। आज भी बहन जी का वोट बेस उनसे ज़्यादा है जो ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनकी वोट है, फिक्स है। उनका जो कैडर है वो आज भी गांव में है, और अगर वो जिसके साथ जाती है, पिछली बार उनकी वजह से 1.25 से 1.5 लाख वोट एक्स्ट्रा मेरे लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन के उम्मीदवार को मिले थे। ये सच है, आज भी उनका वोट बैंक है। तो अगर वो अलग लड़ती हैं तो निश्चित रूप से एक कोण हती कोणा मामला होता है, वो अलग कौन है। तो आप उन्हें राजनीति में इस तरह से नहीं कह सकते कि वो अलग लड़ती है। वो अलग लड़ेंगी जब उनकी पार्टी है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनका वोट परसेंटेज 13%, अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट ले रही है तो आप उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। ये भी आरोप लगाते हैं विपक्षी दल की सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है और जानबूझकर छापे डलवाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं पर छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? और चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं क्षेत्र में हूँ लगातार, जब से मैं टीवी नहीं देख पाता। और जहाँ तक सीबीआई और ईडी की बात है, अगर बेईमान ना करेंगे तो जेल तो जाएंगे भाई। मोदी जी ने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सुधर गए। हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं, आप किसी से पूछ लो, हम तो वही देहाती हैं, गांव के हैं। 2 एक विधायक सांसद तो आपके सामने ही बैठा है भाई। जो बेईमान ना करेगा वो जेल जाएगा, जहाँ कोई भी हो। अब इसमें उन्हें दिक्कत है। अब जनता ऐसी बात करे कि भाई बेईमान ना करोगे तो सर्टिफिकेट मिल गया, जेल नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा भाई। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसको लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि मुख्तार की मौत ने राजनीति को भी बदला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति चला गया, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में कभी नहीं कहना चाहिए। मौत है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश शायद हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इस पर जिक्र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि फिर किसी भी मृतक व्यक्ति के बारे में वो बातें कहूँ वो बेहतर नहीं है। लेकिन हिस्ट्री देखिए, आप कैसी बातें करते हैं, किस मुद्दों पे आज देश की राजनीति जा रही है। इससे देख कर मुझे दुख होता है कि अगर किसी की डेथ हुई है उस पर भी राजनीति करके वोट बटोरने का प्रयास करते हैं, सांप्रदायिक एंगल देने का जिस पे कोई काम, मैं जिसे कोई काम नहीं होता वो सांप्रदायिकता की बात करेगा। हम नहीं करते बात, हम तो विकास की बात करते हैं। और जाते जाते मेरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव प्रचार की शुरुआत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी रैली है। आप भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम के आप महत्वपूर्ण नेता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी एक ऐसा फैक्टर है जो ओपिनियन पोल में भी बहुत बड़ा बन के उभरा है, तो इस बार भी मोदी जी के सहारे बहुतों की नैया पार होगी? जी, पहली बात तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से ही शुरुआत होने जा रही है। सरधना विधानसभा में मोदी जी की रैली है, और ये सच है कि मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और मोदी जी से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। देश की जनता तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाल रही है। और अंत में बस जाते जाते वो 2-3 कारण बता दीजिए शॉर्ट में कि जीत की हैट्रिक अगर संजीव बालियान लगाएंगे तो उनके पीछे जनता क्या कारण देखेगी? यही कारण देखेगी जो आपको बताया था कि दिल्ली से आप 1.5 घंटे में मैंने कड़ली पहुंचा दिया आपको। यहाँ कड़ली में जब बैठे हैं तो पंखे की हवा खिला रहा हूँ मैं आपको। यहाँ रात के शाम के 5 बजे दरड़ने के बाद पिटाई होनी शुरू हो जाती थी, राजनी चोरी डकैती हालात थी। अब आप रात के 2 बजे घूमिए, शाम के रात के 12 बजे आपको इवनिंग वॉक करती हुई महिलाएं बहन बेटियां मिलेंगी। सुबह 5 बजे साइकिल चलाती हुई लड़कियां आपको मुजफ्फरनगर में मिलेंगी। इस मुजफ्फरनगर के हाईवे पे सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां लोग मेरठ तक से खाना खाने के लिए आते हैं। ये बदलता मुजफ्फरनगर है। बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बेहतर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए।